नोकिया दोस्तों, ये नाम सुनते ही आपको अपने पुराने दिनों के याद आ गए होंगे। वो मजबूत नोकिया 3310, नोकिया 3100, नोकिया 3210, ये सब ऐसे फोन्स थे दोस्तों जिनकी बैटरी कभी खत्म नहीं हुआ करती थी। और दोस्तों इतने मजबूत की सोचो मत। लेकिन दोस्तों आखिर क्या हुआ उस कंपनी के साथ जिसका एक वक्त और फोन्स की दुनिया पर राज चलता था। सबको दोस्तों ऐसा लगता है कि नोकिया अब खत्म हो चुका है, खास तौर से दोस्तों 2008 के बाद, जब आईफोन और एंड्रॉइड जैसे स्मार्टफोन्स ने पूरी दुनिया को दोस्तों अपने गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये है कि क्या नोकिया की कहानी सच में खत्म हो चुकी है? इसका जवाब है दोस्तों नो। क्योंकि दोस्तों नोकिया ने चुपचाप एक ऐसा कदम उठाया था जिसने दोस्तों उसको फिर से टेलीकॉम की इंडस्ट्री में लाकर खड़ा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग इस ब्रांड को भुला चुके थे वो लोग दोस्तों अब फिर से नोकिया का नाम सुन रहे हैं, और आपने भी दोस्तों जरूर सुना होगा। और इसका मेन कारण है दोस्तों नोकिया का 5G टेक्नोलॉजी में शानदार वापसी, वो भी दोस्तों नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट और दोस्तों एक नए लीडरशिप के साथ। नोकिया ने ये साबित कर दिया है कि वो अभी भी इंडस्ट्री का एक शक्तिशाली खिलाड़ी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर कैसे और क्यों और क्या एक ऐसी कंपनी दोस्तों जो लगभग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, उसने आखिर दोस्तों इतना बड़ा कमबैक कैसे किया। इस वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं नोकिया की कमबैक की कहानी को। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों आप तक और लाता रहूं। सो लेट अस बिगिन। क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों आज की टेलीकॉम कंपनी एक टाइम पर दोस्तों कागज और रबड़ के जूते बनाया करती थी? हाँ दोस्तों, ये बात सुनने में अजीब लग सकती है लेकिन यही सच है। और दोस्तों यहाँ तक कि नोकिया का सफर भी यहीं से शुरू हुआ था। क्या आपको पता है दोस्तों 90s के दशक में एक बोल्ड कदम उठाते हुए नोकिया ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री ली, और दोस्तों एग्जैक्टली वहीं से इसकी असली उड़ान शुरू हुई थी। अब जरा ये सोचिए दोस्तों कि 1996 में नोकिया का रेवेन्यू 8.7 बिलियन डॉलर्स का था, और दोस्तों मोबाइल की दुनिया में इसने ऐसा दबदबा बनाया कि 2008 तक यह आंकड़ा दोस्तों 74 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया था, यानी कि पार कर चुका था। नोकिया के फोन्स ने दोस्तों दुनिया को वो ड्यूरेबिलिटी और भरोसा दिया जो शायद दोस्तों कोई और कंपनी इस समय प्रोवाइड नहीं कर रही थी। हर कोई दोस्तों इसके डिजाइन और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी का फैन हो गया था। अब दोस्तों लेकिन टेक्नोलॉजी में बदलाव के साथ लोगों की पसंद भी बदलने लगी। जैसे कि दोस्तों बेसिकली लोग मजबूत फोन्स की जगह स्टाइलिश फोन्स ज्यादा पसंद कर रहे थे जिसमें ज्यादा फीचर्स हो। और दोस्तों लोगों का मेन अट्रैक्शन स्टाइलिश फोन और ज्यादा फीचर वाले फोन की तरफ जा रहा था। और दोस्तों एग्जैक्टली यहीं पे नोकिया के लिए परेशानी आनी शुरू हो गई, क्योंकि जो मजबूती दोस्तों कभी जो इसकी यानी कि नोकिया की बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी, वही दोस्तों अब इसके लिए यानी कि नोकिया के लिए बोझ बन चुकी थी। नोकिया का वो दौर दोस्तों जब वो मोबाइल इंडस्ट्री का राजा हुआ करता था, अब दोस्तों वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था। खास करके दोस्तों 9 जनवरी 2007 का वो दिन, जो दिन दोस्तों पूरे मोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक रिवॉल्यूशन की तरह साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों इसी दिन स्टीव जॉब्स ने पूरी दुनिया के सामने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था। ये सिर्फ एक फोन नहीं दोस्तों बल्कि मोबाइल टेक्नोलॉजी में एक नई रिवॉल्यूशन थी, क्योंकि दोस्तों आईफोन ने स्लिक डिजाइन, टच स्क्रीन और सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस को इंट्रोड्यूस किया, जो कि दोस्तों उस समय के सभी फोन से बिल्कुल अलग हुआ करता था। लोग दोस्तों इस नए डिवाइस को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। आईफोन ने दोस्तों ट्रेडिशनल मोबाइल की परिभाषा को बदलकर रख दिया था। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों जहां पर नोकिया मोबाइल इंडस्ट्री का किंग हुआ करता था, उसने दोस्तों इस नए प्लेयर को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। उन्हें लगा दोस्तों कि आईफोन की टच स्क्रीन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग काफी ज्यादा महंगी होगी। नोकिया के इंजीनियर्स ने दोस्तों ये तक कह दिया कि आईफोन उनके ड्रॉप टेस्ट को पार ही नहीं कर सकता, जो कि दोस्तों उनके हिसाब से फोन का एक मेन सेलिंग पॉइंट हुआ करता था। उनको लगता था दोस्तों कि आईफोन का जो स्लीक और नाजुक डिजाइन है वो दोस्तों आम लोगों के लिए सूटेबल नहीं होगा। लेकिन दोस्तों असल में नोकिया इस चीज को समझने में बिल्कुल भी असफल हो गया था कि लोग दोस्तों अब मजबूत फोन्स के बजाय पतले और स्टाइलिश फोन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। नोकिया दोस्तों अब भी अपने इस गलत फैमिली में था कि इसी बीच दोस्तों आईफोन ने मोबाइल इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। यूजर्स को दोस्तों टच स्क्रीन का नया इंटरफेस बहुत ही ज्यादा दोस्तों पसंद आने लगा था, और दोस्तों इस तरीके के और स्मार्टफोन की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने लगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी दोस्तों नोकिया ने इसको एक टेम्परेरी ट्रेंड की तरह इग्नोर कर दिया, जबकि दोस्तों असल में ये कोई टेम्परेरी ट्रेंड नहीं था बल्कि एक पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी स्लिप था। और दोस्तों लगभग 1 साल बाद नोकिया को अपनी गलती का एहसास हुआ, और दोस्तों तब जाके उसको समझ में आया कि यही टच स्क्रीन यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी मोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर है। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, अब पछताए कहावत की चिड़िया चुग गई खेत, अब बहुत देर हो चुकी थी। आईफोन ने दोस्तों पूरे मार्केट में अपना कब्जा जमा लिया था, और बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स भी दोस्तों स्मार्टफोन बनाने की होड़ में लग चुके थे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों 2008 में HTC और गूगल ने मिलकर दुनिया का पहला एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन T-Mobile G1 को लॉन्च किया दोस्तों।
जो कि दोस्तों आईफोन का सीधा सीधा कॉम्पिटिटर था, यानी कि दुश्मन था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल यह था कि नोकिया इस बदलते दौर में कैसे सरवाइव करेगा और रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, क्योंकि दोस्तों नोकिया के लिए अब चुनौती सिर्फ आईफोन के साथ नहीं थी, बल्कि एंड्रॉइड के साथ आने वाले नए नए प्लेयर्स के साथ भी होने वाली थी। टच स्क्रीन स्मार्टफोन ने दोस्तों पूरी की पूरी मोबाइल मार्केट को बदल कर रख दिया था, और नोकिया को दोस्तों इस बदलाव के साथ अडॉप्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, अगर दोस्तों उनको मार्केट में टिके रहना है तो। ऐसे में दोस्तों इस टफ कंपटीशन के बीच आखिरकार दोस्तों नोकिया ने जवाब देने का फैसला कर लिया, और साल 2009 में दोस्तों N97 नामक एक नए मोबाइल को लॉन्च किया, यानी कि स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया। और दोस्तों इसको उन्होंने आईफोन किलर के तौर पर प्रमोट भी किया। N97 मोबाइल में दोस्तों टच स्क्रीन के साथ साथ स्लाइड आउट कीबोर्ड भी हुआ करता था, आपने भी दोस्तों बचपन में जरूर देखा होगा। और दोस्तों इसको उस वक्त एक यूनिक फीचर माना जा रहा था। इसमें दोस्तों 5 मेगापिक्सल का कैमरा, GPS और दोस्तों आईफोन से ज्यादा यानी कि 2 गुना स्टोरेज दिया गया था। और बशर्ते दोस्तों नोकिया को इस फोन से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन दोस्तों ग्राउंड रियलिटी इससे बिल्कुल विपरीत होने वाली थी। जहां पर दोस्तों आईफोन यूजर्स को एक स्मूथ एक्सपीरियंस देना चाह रहा था, वही दोस्तों N97 की टच स्क्रीन बहुत ही ज्यादा अनरेस्पॉन्सिव थी। इसके अलावा दोस्तों स्लाइड आउट कीबोर्ड, जो कि इस फोन का मेन फीचर था, वो भी दोस्तों पूरी की पूरी तरह फेल रहा। वैसे तो दोस्तों N97 में बहुत सारी कमियां थी, लेकिन दोस्तों इसका फेल होने का मेन रीजन ये था ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन। नोकिया दोस्तों अगर चाहता तो इस बदलते ट्रेंड को देखकर अपने स्मार्टफोन्स के लिए दोस्तों एंड्रॉइड को चुन सकता था, लेकिन दोस्तों उसने ऐसा नहीं किया। ये सिम्बियन ओएस दोस्तों नोकिया के पुराने फोन्स में यूज हुआ करता था, और दोस्तों 2009 के स्मार्टफोन्स के सामने ये पूरी तरीके से दोस्तों आउटडेटेड हो चुका था। ये ना सिर्फ दोस्तों बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, बल्कि दोस्तों इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की भी बहुत ज्यादा कमी थी, जिसके चलते दोस्तों थर्ड पार्टी ऐप डेवलपर्स के लिए सिम्बियन ऐप बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। यही वजह थी दोस्तों कि N97 के लॉन्च होने के दौरान नोकिया के ऑनलाइन ऐप स्टोर में दोस्तों मात्र 500 एप्लीकेशन अवेलेबल थे, जबकि दोस्तों उस वक्त एप्पल के ऐप स्टोर में 1 लाख से भी ज्यादा ऐप्स आ चुके थे। ऐसे में दोस्तों लोगों का इंटरेस्ट N97 से कम होता चला गया। नोकिया की कंपनी ने दोस्तों ये सोचा था कि उनका N97 आईफोन को टक्कर देगा और उसको हरा भी देगा, लेकिन दोस्तों हुआ उसके बिल्कुल विपरीत, वो खुद ही हार गए। और दोस्तों नोकिया कंपनी का रेवेन्यू 23% से गिरकर $57 बिलियन पर आ गया, जो कि दोस्तों इसके 1 साल पहले $74 बिलियन से भी ऊपर हुआ करता था। अब दोस्तों मार्केट में नोकिया के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, और दोस्तों इसकी वजह से कंपनी को पहली बार ये एहसास हुआ कि दोस्तों टेक्नोलॉजी की इस नई दौर में वो बहुत ज्यादा पीछे छूट चुके हैं। सिम्बियन ओएस, जो कि कभी उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हुआ करता था, यानी कि दोस्तों नोकिया का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हुआ करता था, अब वही दोस्तों उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। बेसिकली दोस्तों कंपनी के अंदर अब सब कुछ नए सिरे से शुरुआत करने की जरूरत थी, और इसी दौरान दोस्तों नोकिया ने दोस्तों एक बड़ा कदम उठाते हुए स्टीफन एलॉप को एक नया सीईओ बना दिया उनकी कंपनी का। एलॉप, जो कि पहले माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बिजनेस डिवीजन के दोस्तों हेड रह चुके थे, वो दोस्तों नोकिया में चेंज एजेंट के तौर पर आए थे, और दोस्तों उम्मीदें थी कि वो कंपनी को नई दिशाएं देंगे। कंपनी के बिगड़े हालातों को देखते हुए दोस्तों एलॉप ने कंपनी के एम्प्लॉइज को बुलाया पहले ही दिन, और दोस्तों एक मैंडेटरी मीटिंग की। और दोस्तों इस मीटिंग में उन्होंने फेमस बर्निंग प्लेटफॉर्म वाली स्पीच दी, जिसने दोस्तों कंपनी के अंदर हड़कंप मचाकर रख दिया था। दरअसल दोस्तों एलॉप ने साफ शब्दों में कहा था कि हम एक जलते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं। हमारे कॉम्पिटिटर्स ने मार्केट को इतनी तेजी से बदल दिया है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। एप्पल ने स्मार्टफोन मार्केट को रीडिफाइन कर दिया है और डेवलपर्स को एक पावरफुल इकोसिस्टम में खींच लिया है। इस स्पीच में दोस्तों एलॉप ने सिम्बियन ओएस की कमियों को भी हाईलाइट किया, और दोस्तों ये भी बताया कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम अब मॉडर्न स्मार्टफोन के लिए सूटेबल नहीं है। उनका कहना था दोस्तों कि अब कंपटीशन डिवाइसेस तक सीमित नहीं है, बल्कि इकोसिस्टम का एक पूरा युद्ध छिड़ चुका है, जिसमें दोस्तों हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेवलपर्स, एप्लीकेशंस, ये सभी की सभी चीजें शामिल है। दोस्तों एलॉप के इस स्पीच ने दोस्तों नोकिया के एम्प्लॉइज और शेयर होल्डर्स के बीच दोस्तों बहुत बड़ी खलबली मचा दी, क्योंकि दोस्तों ये स्पीचेस न सिर्फ नोकिया के प्रोडक्ट को कमजोर दिखा रही थी, बल्कि मार्केट में दोस्तों नोकिया के पोजीशन को भी खराब कर रही थी। और दोस्तों सबसे बड़ा झटका तब लगा जब दोस्तों ये स्पीच पब्लिक के अंदर लीक हो गई, जिसके चलते दोस्तों नोकिया की ब्रांड इमेज को जबरदस्त नुकसान पहुंचा, और दोस्तों यहाँ से कस्टमर्स और शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट नोकिया के ऊपर से दोस्तों कम होने लगा। और दोस्तों यही वो वक्त था जब नोकिया के स्टॉक बहुत ज्यादा तेजी से गिरने लगे थे। हालांकि दोस्तों एलॉप का मकसद कंपनी को इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकालना था, लेकिन दोस्तों उल्टा इन्होंने ही नोकिया को और भी ज्यादा क्राइसिस में डाल दिया। उनका मानना था दोस्तों कि क्राइसिस मोड में ही नोकिया को सुधारने का मौका मिलेगा, और यही वजह थी दोस्तों जिसके कारण उन्होंने बहुत बड़ा रिस्की डिसीजन लिया। दोस्तों जो डिसीजन था दोस्तों सिम्बियन ओएस को छोड़कर एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम में शिफ्ट होना। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह था कि सिम्बियन की जगह अब कौन सा ओएस आने वाला है। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि एंड्रॉइड उस समय मार्केट में बहुत तेजी से बूम पर था, और दोस्तों ये एंड्रॉइड एप्पल के iOS का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन चुका था। ऐसे में दोस्तों एलॉप को भी एंड्रॉइड के साथ आना चाहिए था,
और शायद अगर दोस्तों वो ऐसा करते तो आज नोकिया स्मार्टफोन मार्केट का राजा होता। लेकिन दोस्तों एलोप की नजरें कहीं और पर थी। उन्होंने दोस्तों एंड्रॉइड की जगह माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 4 OS को चुना दोस्तों, जो कि दोस्तों नोकिया के इतिहास का सबसे डिवास्टेटिंग फैसला साबित हुआ। असल में दोस्तों एलोप नोकिया के लिए एक ऐसा OS चाहते थे जो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों उसी के लिए बना हो, बिल्कुल वैसे ही दोस्तों जैसे कि आईफोन के पास iOS मौजूद है। और दोस्तों यही पर्टिकुलर चीज एंड्रॉइड के साथ पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि दोस्तों वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल दोस्तों कोई भी कंपनी कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि आप और मैं जानते हैं कि एलोप का माइक्रोसॉफ्ट के साथ पहले से ही गहरा रिश्ता था। ऐसे में दोस्तों उन्होंने विंडोज फोन OS को नोकिया का एक्सक्लूसिव OS बना दिया। असल में दोस्तों इस नए OS को चुनना दोस्तों बहुत बड़ा जुआ होने वाला था, लेकिन दोस्तों एलोप का ये मानना था कि यही वो इकोसिस्टम है जो दोस्तों नोकिया को वापस से राजा बनने का मौका देगा, यानी कि टॉप पर आने का मौका देगा। आखिरकार दोस्तों फरवरी 2011 में एलोप ने दोस्तों ये अनाउंस किया कि सिम्बियन OS को धीरे धीरे फेज आउट किया जाएगा और अब आगे से नोकिया के सभी स्मार्टफोन्स यानी कि सभी नए स्मार्टफोन्स सिर्फ विंडो OS पर ही काम करेंगे। इस तरह दोस्तों स्टीफन एलोप के फैसले ने नोकिया को एक नए रास्ते पर तो डाल दिया, लेकिन दोस्तों ये रास्ता उम्मीदों से कहीं ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ था। हुआ यूं दोस्तों कि 2011 के एंड में नोकिया ने अपने दो नए मॉडल दोस्तों, जिनका नाम था दोस्तों नोकिया लूमिया 800 और नोकिया लूमिया 710, ये दोनों के दोनों स्मार्टफोन दोस्तों विंडो WS 7.5 मैंगो OS पर चल रहे थे, यानी कि ऑपरेट हो रहे थे। नोकिया ने दोस्तों उम्मीद किया था कि इन फोन्स के जरिए वो फिर से मार्केट में मोबाइल किंग बन जाएगी, लेकिन दोस्तों विंडोज फोन का इंटरफेस लोगों को दोस्तों बहुत ही ज्यादा वाहियात लगा, जहां पर दोस्तों एंड्रॉइड और iOS अपने यूजर्स को एक बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजी टू यूज इंटरफेस दे रहे थे और एक्सपीरियंस दे रहे थे। वहीं दोस्तों विंडोज फोन यूजर्स को दोस्तों फोन चलाने का एक नया तरीका सीखने पर मजबूर कर रहे थे। इसके अलावा दोस्तों विंडोज 4 OS की कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस भी हुआ करती थी, जैसे कि दोस्तों इस पर्टिकुलर OS में सिंगल कोर प्रोसेसर यूज किया गया था, जबकि दोस्तों उस समय एंड्रॉइड और एप्पल के फोन्स डुअल कोर और क्वाड कोर प्रोसेसर पर काम किया करती थी। इससे दोस्तों नोकिया की स्पीड और परफॉर्मेंस मार्केट के दूसरे फोन्स के मुकाबले दोस्तों बहुत ही स्लो थी और दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा पीछे रह गए थे। और दोस्तों यहाँ तक कि नोकिया के फोन्स में फ्रंट फेसिंग कैमरा भी अवेलेबल नहीं था, जो कि उस वक्त तक दोस्तों यूजर्स की बहुत बड़ी जरूरत बन चुकी थी। अब दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ी दिक्कत थी इनके अंदर, यानी कि नोकिया के फोन्स के अंदर, यानी कि वो थी दोस्तों एप्स के बारे में। जैसा कि दोस्तों एग्जैक्टली सिम्बियन OS की तरह विंडोज 4 में भी एप्स की बहुत ज्यादा कमी थी और इसका मेन रीजन ये था दोस्तों कि डेवलपर इस नए विंडोज प्लेटफॉर्म पर इंटरेस्टेड ही नहीं थे दोस्तों। मिलाकर दोस्तों यूजर्स और डेवलपर्स दोनों ने ही दोस्तों इस फोन को नकार दिया, यानी कि दोस्तों इस ऑपरेटिंग सिस्टम को नकार दिया। हालांकि दोस्तों लूमिया 800 और लूमिया 710 के बाद दोस्तों नोकिया ने दोस्तों और बहुत सारे विंडोज फोन को लॉन्च कर दिया, लेकिन दोस्तों उनमें से कोई भी फोन मार्केट के अंदर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया दोस्तों। स्टीफन एलोप का डिसीजन दोस्तों, जो कि दोस्तों नोकिया को बचाने के लिए लिया गया था, वही दोस्तों कंपनी के लिए अब सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका था। एक वक्त ऐसा था दोस्तों जब नोकिया दुनिया भर के मोबाइल मार्केट का 50% होल्ड करता था, लेकिन दोस्तों 2013 आते आते ये घटकर दोस्तों मात्र 3% का हो गया था, यानी कि दोस्तों नोकिया ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर आ गया था। नोकिया के सामने दोस्तों फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि दोस्तों उन्होंने अपना सबसे कीमती डिवीजन मोबाइल डिवाइसेस एंड सर्विसेज को बेचने का मन बना लिया। और दोस्तों इसी मौके का फायदा उठाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने 2013 में नोकिया के इस डिवीजन को दोस्तों $7.2 बिलियन में खरीद लिया। स्टीफन एलोप, जो दोस्तों अभी तक नोकिया के CEO थे, अब माइक्रोसॉफ्ट के इस नए ग्रुप के प्रेसिडेंट बन गए दोस्तों। और दोस्तों इस एक्विजिशन के साथ नोकिया के कई सारे लीडर्स भी दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के अंदर चले गए। इसके बाद दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने लूमिया सीरीज के अलग अलग फोन्स को लॉन्च करना शुरू कर दिया, लेकिन दोस्तों हकीकत में ये एक्विजिशन बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ। और दोस्तों करीबन 1 साल कोशिश करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इस मोबाइल डिवीजन को शट डाउन करने का मन बना लिया और अब जाकर दोस्तों फाइनली नोकिया को अकल आती है, जिसके बाद दोस्तों उन्होंने एंड्रॉइड फोन को बनाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों अब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। मार्केट के दूसरे प्लेयर्स दोस्तों अब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मामले में नोकिया से कहीं ज्यादा आगे निकल चुके थे और दोस्तों एंड्रॉइड स्पेस में चाइनीज कंपनियों ने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली थी। नोकिया ने दोस्तों कई सालों तक कोशिश किया, लेकिन दोस्तों वो कभी भी इन नए प्लेयर्स के सामने कॉम्पीट नहीं कर पाया। धीरे धीरे दोस्तों इसका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा गिरते गया और नई स्मार्टफोन की चकाचौंध में दोस्तों नोकिया कहीं खोकर रह गया। इस डाउनफॉल के साथ दोस्तों एक बहुत बड़े एरा का यानी कि दौर का एंड हो गया। जो कंपनी दोस्तों एक समय पर मोबाइल फोन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर हुआ करता था, यानी कि बहुत बड़ा नाम था उसका, वह दोस्तों अब मार्केट से पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी।
और दोस्तों लोगों ने भी मान लिया था कि नोकिया अब मर चुका है। लेकिन दोस्तों क्या लगता है, ये नोकिया की कहानी का एंड था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी के पास एक ऐसा पर्टिकुलर डिवीजन अभी भी अवेलेबल था जो कि दोस्तों इनके लिए एक उम्मीद की किरण साबित हो सकती थी। और दोस्तों इस डिवीजन का नाम था NSN, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों नोकिया सॉल्यूशंस एंड नेटवर्क्स, जो कि दोस्तों टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा था। दरअसल दोस्तों 2014 में जब दोस्तों स्टीफन एलॉप नोकिया को बर्बाद करने में लगे हुए थे, तब दोस्तों कंपनी ने एक बोल्ड डिसीजन उठाते हुए राजीव सूरी को दोस्तों नया CEO बना दिया अपने कंपनी का। सूरी दोस्तों इस कंपनी के लिए कोई नए ऑफिशियल नहीं थे। इनफैक्ट दोस्तों उन्होंने नोकिया को 1990 में ज्वाइन किया था और दोस्तों 2009 से ये NSN डिवीजन के लिए एज ए CEO काम कर रहे थे। वो सूरी ही थे दोस्तों जिन्होंने कंपनी के NSN डिवीजन को प्रॉफिटेबल बना दिया था। ऐसे में दोस्तों उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए इस डूबती हुए कंपनी को बचाने का जिम्मा दोस्तों सूरी को सौंप दिया गया था। सूरी का विजन दोस्तों बहुत ही ज्यादा क्लियर हुआ करता था और दोस्तों वो अच्छी तरीके से जानते थे कि स्मार्टफोन फील्ड में नोकिया की वापसी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली थी। इसीलिए दोस्तों उन्होंने नेटवर्क सॉल्यूशन और 5G के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। सूरी ने दोस्तों एक ऐसा रास्ता चुना जो कि दोस्तों ज्यादा फैंसी तो नहीं, लेकिन दोस्तों नोकिया की कंपनी को स्टेबल जरूर कर सकता था, यानी कि दोस्तों कंपनी में स्टेबिलिटी ला सकता था। उनका मानना था दोस्तों कि 5G टेक्नोलॉजी नोकिया के लिए एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है और अगर एक बार फिर से नोकिया को ग्लोबल टेलीकॉम इंडस्ट्री में फिर से जगह बनानी है तो दोस्तों उनको 5G में फर्स्ट मूवर होने का फायदा उठाना पड़ेगा, यानी कि एडवांटेज उठाना पड़ेगा। इसी विजन के साथ दोस्तों नोकिया ने अपने रिसोर्सेस में से एक बड़ा हिस्सा दोस्तों 5G नेटवर्क की डेवलपमेंट और रिसर्चेस में इन्वेस्ट कर दिया दोस्तों। और दोस्तों अपने इसी इन्वेस्टमेंट के बदौलत 2018 में दोस्तों नोकिया ने अपनी सबसे बड़ी यानी कि वन ऑफ द बेस्ट ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, जो कि था दोस्तों ReefShark चिपसेट। इस चिप को दोस्तों 5G नेटवर्क इक्विपमेंट में इस्तेमाल किया जाता है और ये चिप्स दोस्तों बेस स्टेशन और एंटीनास में लगाई जाती है, जो कि दोस्तों 5G सिग्नल्स को ट्रांसमिट और रिसीव किया करते हैं, जो कि दोस्तों 5G नेटवर्क को रिसीव किया करती है। ReefShark चिप का मेन काम है दोस्तों डेटा को बहुत ही ज्यादा स्पीड से प्रोसेस करना और दोस्तों उस पर्टिकुलर नेटवर्क की कैपेसिटी को बढ़ाना, ताकि दोस्तों एक साथ बहुत सारे डिवाइसेस को बहुत ही बेहतर कनेक्टिविटी और अच्छी खासी स्पीड प्रोवाइड की जा सके। ReefShark की बैंडविड्थ दोस्तों 84 गीगाबिट पर सेकंड पहुंच सकती थी दोस्तों, जो कि दोस्तों दूसरे 5G चिपसेट से काफी ज्यादा तेज हुआ करती है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, ये चिपसेट 50% छोटी और दोस्तों पावर कंजप्शन को 64% कम कर रही थी। इन्हीं खूबियों के चलते दोस्तों टेलीकॉम कंपनीज में नोकिया की इस टेक्नोलॉजी को दोस्तों बड़े पैमाने पे अपनाना शुरू कर दिया है। ReefShark चिपसेट ने दोस्तों नोकिया को अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर यानी कि हुआई और इरिक्सन के सामने लाकर खड़ा कर दिया दोस्तों, जबकि दोस्तों ये दोनों पहले से ही इस मार्केट के एस्टेब्लिश प्लेयर्स थे। नोकिया ने दुनिया के सबसे बड़े टेलीकॉम इंडस्ट्री जैसे कि AT&T, वोडाफोन और दोस्तों जापान की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी यानी कि डोकोमो, इन तीनों के साथ दोस्तों पार्टनरशिप की। इसे दोस्तों सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझ सकते हैं कि दोस्तों नोकिया अपने 5G टेक्नोलॉजीज को बेचता है और दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनीज इसको अपने नेटवर्क्स में इस्तेमाल किया करती है। साल 2020 आते आते दोस्तों नोकिया 100 से भी ज्यादा टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के साथ यानी कि कंपनीज के साथ टाई अप कर चुका था दोस्तों, और दोस्तों 2024 आते आते यह नंबर 319 तक पहुंच गया है। आज दोस्तों नोकिया चीन को छोड़कर बाकी ग्लोबल मार्केट के 29% हिस्से पर दोस्तों कब्जा कर चुकी है। इसका मतलब है दोस्तों कि दुनिया के 100 में से हर 29 नेटवर्क नोकिया के ही टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं दोस्तों। इन डील्स के जरिए दोस्तों नोकिया ने अरबों रुपए कमाए और दोस्तों खुद को फिर से फाइनेंशियली मजबूत बना लिया है, क्योंकि दोस्तों नोकिया का रेवेन्यू जो कभी गिरकर $14 बिलियन के आसपास पहुंच गया था, वो 2022 में दोस्तों डबल होकर $26 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। और दोस्तों ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता भी जा रहा है। और दोस्तों ये सब हो पाया है राजीव सूरी के विजन, डेडिकेशन और दोस्तों उनके वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते। राजीव सूरी की लीडरशिप के अंदर दोस्तों क्या का 5G में इन्वेस्ट करना दोस्तों उनकी सबसे बड़ी जीत साबित हुई दोस्तों। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप जानना चाहते हो दोस्तों एप्पल यानी कि iOS हमको बेवकूफ बनाता कैसे है और हमको मोबाइल कैसे बेचता है, तो ऊपर आई बटन में मैंने वीडियो दे रखी है दोस्तों, तो आप चाहो तो उसको देख सकते हो जाके।